हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है प्रिंस त्यागी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटोर। तो जैसा कि हम लोगों ने 1 जनवरी साल के पहले दिन आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि यार आपका जो 21 का फिजिक्स का एग्जाम है, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए हम आपको फुली प्रिपेयर कर देंगे। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने काफी कुछ करा चुका हूं और बीच बीच में भी मैं लेता आऊंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं है। लाइक शॉर्ट भी डाल रखे हैं, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट केस स्टडी की थी, क्योंकि केस स्टडी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें बच्चा ज्यादा प्रॉब्लम एनकाउंटर करता है, क्योंकि ये रोड मेमोराइजेशन के ऊपर बेस नहीं है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो आइए आज केस स्टडी सेकंड करते हैं। सीरीज आपकी चल रही है, जो भी नीडी बच्चा है उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम। आपको ये सब कुछ थंबनेल में दिख ही रहा है। अगले हैं जय हो नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन है, आप भी बना लीजिए, काम पुख्ता हो जाएगी। कल कराया था केस स्टडी 1, आज है 2। देखो स्टार्टिंग जो इनिशियल पार्ट है उसमें हम एक एक या दो दो करेंगे। अभी जैसे आज फ्राइडे है ना, तो संडे तक एक एक करेंगे, मंडे से 2 कर देंगे, फिर उसके अगले हफ्ते 3 3 कर देंगे। तो आपके पास एक अच्छा अबेंडेंट नंबर ऑफ केस स्टडी हो जाएंगे कि आप एग्जाम में जाएंगे, आपको फील आएगा कि सर ने जो पढ़ाया है ऑलमोस्ट वही हमें मिल रहा है। ये आपके पास एक पूरा पैसेज है, आप चाहें तो 30 सेकंड का समय लें और 30 सेकंड के समय के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले। एक माइक्रोवेव ओवन जो हर किसी के घर में होता है, उसकी कहानी बताइए कि वो है क्या, उसकी प्रिंसिपल क्या है। लाइक हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन अ पार्ट नोन एज माइक्रोवेव। सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एक सीरीज होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आप इतने पढ़ते भी रहो, विजिबल रेज, ये सब कुछ आता है। अब इसे ध्यान से पढ़ोगे तो बोल रखा है कि उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी एनर्जी विजिबल लाइट से कम होती है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, सबके बारे में बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बी, प्रिंसिपल क्या है। ऑब्जेक्टिव सबको पता है कि फूड को गर्म करने के लिए। यादव सर गैस पे भी तो होता है, गैस का फंडा अलग है, इसका फंडा अलग है। गैस के अंदर वेसल्स को गर्म करते हैं, देन फूड गर्म होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें डायरेक्ट फूड ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फूड आइटम, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, सीरियल्स कंटेन वाटर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब उसके अंदर वाटर नेसेसरी है। और देखो होता भी है, वाटर होता ही है, आपकी बॉडी में वाटर है, हर चीज में वाटर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेगा। क्यों? वाटर के अंदर ही जब जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसके पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं और समथिंग इतना गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को, आप सभी को पता है कि कोई भी पार्टिकल हो, मतलब कोई भी मटेरियल हो, वो सब बना है एटम से, मॉलिक्यूल से। और जब आप उसे हीट देते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उनकी मूवमेंट बनती है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है ना। यही सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। देखो, दीज मॉलिक्यूल सेव एनर्जी, वन शुड यूज प्रोक्लीन वेसल्स। प्रोक्लीन होते हैं चीनी मिट्टी वाले, मिट्टी के स्पेशल टाइप ऑफ क्ले। आप सभी को पता होगा माइक्रोवेव में आप जाके अपने यूटेंसिल्स नहीं रख सकते मेटल के, कि सर मेरा मन करा एल्यूमिनियम रख दिया, मेरा मन करा आज सर प्लास्टिक। प्लास्टिक रख सकते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, उसे भी जला देते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के रख देते हैं, प्रोक्लेन बेटर है, नॉन मेटल कंटेनर। नॉन मेटल में आ सकता है, प्लास्टिक भी आएगा, ग्लास भी आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल में ऑल्सो मेल्ट फ्रॉम हीटिंग, और जो दूसरे वाला है उसमें हमें क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। ये सारी कहानी आप लोगों के ऊपर, आप इसे इजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट, माइक्रोवेव हैज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अब आपसे देखो क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा है। पहली लाइन में दे रखा है दीज वेव्स, मतलब कौन सी वाली, माइक्रोवेव, हैव फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी स्मॉलर देन विजिबल लाइट। बस। अब इससे यही तो पूछा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किससे कम है, विजिबल लाइट से। तो यहां पे लेस देन, ये ना ऑप्शन नंबर सेकंड, खत्म। आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है, उसमें टाइम देना है। जितना आप अच्छा टाइम देंगे, आपको दोबारा उसमें नजर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मेरी बात क्लियर होगी? सेकंड है, देखो ये स्पेक्ट्रम है आपका। अब आप स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखो। चलो मैं स्पेक्ट्रम आपको ध्यान से दिखाता हूं।
तो स्पेक्ट्रम वाली पार्ट में सबसे पहले कौन सा आता है आप सबको पता होगा, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, XUV IMR। और यही कहीं पे देखो XUV गाड़ी आती है ना, XUV 300, XUV 500, XUV 700, ऐसे याद किया है मैंने। तो यहाँ XUV गाड़ी IMR, MR मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो दवाइयों के सेल्समैन होते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं कि हमारी पर्टिकुलर कंपनी की दवाई ले लो, प्रिस्क्रिप्शन में लगा लो। तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, और ऊपर लिख लो गामा रेज, ठीक, गामा रेज। तो आप ध्यान से, आप सभी को पता है कि आप जितना रेड की तरफ आते हैं, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखो आप गामा रेज से जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती है, मतलब यहां पे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लैम्डा किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। और इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है। मतलब कैसे भैया, आपने सबने सीख रखा है कि जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है और जितना भी आपका वो है, मैं शायद इसके लिए सिंबल गलत यूज कर लिया भाई, एक सेकंड। तो मैंने यहाँ पे क्या म्यू करा, तो यहाँ पे म्यू है, तो दोनों एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, इसका भी रीजन है। आप लोगों ने लाइट चैप्टर के अंदर एक बात पढ़ी होगी, वो बात क्या है कि म्यू और लैम्डा इज इक्वल टू सी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कैसी रहती है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन होगी, मेरी बात समझ आ गई सभी को। यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं, देखो जैसे आपको बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कौन सा इमिशन ज्यादा करता है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसका टेम्परेचर भी उतना इंक्रीज होता जाएगा। फिर आपको बता रखा है कि 10⁻³ ये कितना हो सकता है, एक बिल्डिंग 10⁻⁻², ये देखो छोटा एटम से लेके अमीबिया, प्रोटोजोआ, पॉली ये मॉलिक्यूल, निडल पॉइंट, बटर पॉइंट, बटरफ्लाई, ये सब चीजें बता रखी। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, बोला व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी राइजेस। तो आप सभी को पता है कि अभी हम पढ़ गए हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो क्या हो सकता है उसके अंदर। ढूंढ के देखो इसमें कहा लिखा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देखो ये लिखी लाइन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी राइजेस द एनर्जी of a random molecule and atoms increase and the molecule travel, vibrate, rotate with a higher energy. Done? तो अगर हम ध्यान से देखें, ये एक बहुत सिंपल है, पैसेज पढ़ो नंबर पाओ। तो दो एनर्जी ऑफ द रैंडम मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, ये गलत है। पहले वाला सर डिक्रीज है और ये वाला इंक्रीज है। देखो कितना इजी है, कितना इजी है। द रैंडम मोशन ऑफ एटम्स बिकम स्ट्रीमलाइन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई वाटर जेट थोड़ी है कि स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है। डन। चलिए हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अभी बताया था ना कि कोई भी फूड हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, या कोई भी ऐसी चीज, उसके अंदर वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। और तो पीछे अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला। देखो अभी जस्ट पढ़ के आए ना आप, याददाश्त अच्छी रखो। देखो ये कहीं लिखा है, ये रहा 2.45 गीगाहर्ट्ज। और सर ये आपको कैसे पता चला, लो भाई गीगाहर्ट्ज। आप देखो माइक्रोवेव कहां से कहां तक आ रही है, माइक्रोवेव यहां से यहां तक आ रही है, तो यहां गीगाहर्ट्ज ही तो आ रहा है, मतलब 10⁹ ही तो आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जो अभी तक आप पढ़ के आए, आपको पता है कि जो माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है, 10⁸ से लेके 10⁻12। अगर मैं ध्यान से देखूं, टी टी का मतलब होता है 10⁻12 का पार्ट, लेकिन ये 10⁻12 का पार्ट है, इससे पहले वाली है, और 10⁸ वाली आर की तरफ जा रही है, तो इसके बीच में कुछ मिलेगा, ये हम जा नहीं सकते क्योंकि ये 10⁻³ है, एम की वैल्यू 10⁻6 है, तो ये तीनों चीजें इंक्लूडेड नहीं है, केवल कौन सी है, ये वाली, कौन सी, 10⁹ अगर आप पैसेज भी नहीं पढ़ोगे और आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, आप तो जब भी इसका आंसर बता सकते। डन। चलिए
In the microwave oven, energy is directly delivered to the food grains. The vessel get heated first. The water molecule collect heat from the body of the vessel. ऐसा कुछ नहीं। ये बात कंफर्म है कि एनर्जी डायरेक्टली फूड ग्रेन्स के पास जाती है, ठीक है। द वेसल गेट हीटेड, इसमें कोई वेसल हीटेड नहीं होता। नहीं तो कन्वेंशनल गैस के ऊपर करना, चूल्हे के ऊपर करना, इससे क्या डिफर हो सकता था। उसमें होता है ना कि आपने कोई सब्जी ली और आपने गैस के ऊपर रखी, तो पहले वो वेसल्स गर्म होगा, फिर उसके अंदर का फूड गर्म होगा। माइक्रोवेव में डायरेक्टली फूड गर्म हो जाता है। कैसे? एनर्जी इज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल विच इज शेयर्ड बाय द इंटायर फूड। डन। ये आपका ऑप्शन है। कैसे है सर? Here, in the microwave oven, on the other hand, energy is directly delivered to the water molecule which is shared by the entire food. Then, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से देखते हैं। Why should one use Proclean vessels and non-metal conductor in a microwave? आप लोगों से कोई पूछे कि भाई आपका कोई खाना है, आप उसे जल्दी गर्म करना चाहते हैं, आप माइक्रोवेव में ले जाके गर्म कर लें। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बेटा कौन से वेसल में रखोगे? चीनी मिट्टी के, ग्लास के, मेटल में रखोगे तो मेटल तो खुद गर्म हो जाएगा, नहीं तो आपको शॉक दे देगा, है ना। और अगर हम प्लास्टिक कर रहे हैं, अच्छा किसी ने अब तक एक सवाल करा है मेरे से कि सर हम प्रोक्लेन वेसल ही क्यों यूज करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि प्रोक्लेन वेसल्स के जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम, या फिर आप डायरेक्टली इन्हें क्या कह दो, पार्टिकल्स, ये बहुत बड़े होते हैं भाई। इसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उस एनर्जी पे रिएक्ट ही नहीं कर पाते, मतलब ये गर्म होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, इससे पहले खाना ही गर्म हो जाए। करके देख लेना, लेकिन देख लो शॉर्ट सर्किट की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। नहीं, अगर गर्म हो, देखो पहला क्या देखा, बिकॉज इट विल प्रिवेंट द फूड आइटम टू बिकम हॉट। हॉट तो करना है, ठंडा थोड़ी खाना है। ठंडा खाना होता तो लाते ही क्यों? बिकॉज इट विल गेट टू मच हॉट। अरे टू मच हॉट हम टाइमर लगा के देखेंगे। थर्ड, बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ द गेटिंग अ शॉक फ्रॉम एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये देखो कंडक्टिंग है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जहां चार्ज होगी वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो तुम्हें करंट लग जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ गई? डन। लास्ट, बिकॉज इट में क्रैक ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात क्लियर हो गई? तो आज की केस स्टडी के 4 क्वेश्चन ही हो गए। ऐसे ही करते जाओ, पेपर आने तक तुम्हारा केस स्टडी मैं डन करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। एक बच्चे का मैसेज आया, बोलता है सर केस स्टडी के अलावा एमसीक्यू भी करा दो। वो भी सब स्टार्ट कराएंगे, धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ाओ। इस हफ्ते को थोड़ा निकलने दो चीजों को, मेरे और आपके बीच का एक कम्युनिकेशन जो गैप अभी तक है उसे फिल होने दो। जब वी बिकम बहुत कंफर्टेबल, आपके एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे। यही वो गोल्डन टाइम है। और बहुत जल्दी हम लोग सैंपल स्टार्ट करने वाले हैं, सैंपल पेपर वो बिल्कुल करेंगे जब 10-15 दिन रह जाएंगे, अभी काफी टाइम आपके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को? तो thank you so much. Stay tuned to this channel. Subscribe it, share it with a needy person. It is all free. Thank you, बच्चों. Good night. Bye bye.